यूपीएससी का ऐसे आज भी बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। आइए देखते हैं, जैसे यहां पर देखिए ईरा सिंगल को यूपीएससी ने ऐसे में दिए थे 174 मार्क्स, और दूसरे एक आईएएस हैं निशांत जैन, ये ऑल इंडिया रैंक 13 था इनका, और इनको यूपीएससी ने दिए थे 159 मार्क्स। तीसरे एक आईएएस हैं आनंद कुमार सिंह, इनको यूपीएससी ने दिया था 114 मार्क्स। इनके मार्क्स, ऐसे के मार्क्स में जो अंतर है यह देखिए इनके रैंक में भी अंतर को दिखा रहा है। ईरा सिंगल को 174 मार्क्स मिला, इनको ऑल इंडिया रैंक 1 आया। निशांत जैन को 159 मिला, इनको ऑल इंडिया रैंक 13 आया। और आनंद कुमार सिंह को 114 आया, इनको ऑल इंडिया रैंक 206 आया। ऐसे कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रैंक बनाने में, आपको सेलेक्ट होने में। और क्या जीएस में इतने मार्क्स मिलने संभव हैं? अगर हम जीएस की स्ट्रेटजी और ऐसे की स्ट्रेटजी देखें तो बहुत सारे बच्चों के बीच एक मिथक बना रहता है कि अगर हमारा जीएस तैयार है तो हमारा ऐसे भी तैयार है। आप लोगों ने टॉपर्स के ऐसे पढ़े होंगे, क्या आपका ऐसे ईरा सिंगल मैम के जैसा है? क्या आप निशांत जैन के जैसा ऐसे लिखते हैं? अगर नहीं तो फिर क्या आप डिजर्व करते हैं 1 और 13 रैंक? नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। तो जो ऐसे है, बेसिकली ऐसे एक आर्ट है, और इसको जानना, इसको लिखना भी एक आर्ट है। आज बच्चों में जो एक मिथ बना है कि मेरा जीएस तैयार है तो मेरा ऐसे तैयार है, यह ऐसे नहीं हो सकता है। आपको खुद जाकर के इंटरनेट पे सर्च करके और ईरा सिंगल मैम का या फिर निशांत जैन सर का ऐसे खोल करके पढ़ना होगा। क्या आप वैसा लिखते हैं? क्या आपको ऐसे पढ़ाने वाला जो भी एडुकेटर है वो उसी स्तर का पढ़ाता है कि आप उतने मैच्योर हो जाएं? ऐसे सच में प्रॉब्लम है। उसका सलूशन आज मैं बता रहा हूं आपको कि हाउ टू स्टार्ट ऐसे राइटिंग। और ऐसे राइटिंग के लिए कुछ फ्रेम होते हैं जो कि बच्चों को जानना चाहिए। आज क्या है कि बच्चों को यही नहीं पता है कि ऐसे राइटिंग का फ्रेम होता क्या है। वे किसी भी यूपीएससी के ऐसे का जो यूपीएससी देती है उस टॉपिक को लेते हैं और लिखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन नहीं, इसके लिए आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसका एक फ्रेम होता है, बॉडी पार्ट का अलग फ्रेम होता है, और कंक्लूजन भी एक अलग फ्रेम में होना होता है। लेकिन आप अभी भी इन सब चीजों के बारे में बहुत लिमिटेड जानते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे कि ऐसे कैसे बेस्ट तरीके से, कैसे बहुत अच्छे तरीके से लिखा जाए। ठीक है, देखिए ऐसे के हम सभी पहले अभी बात करते हैं कि ऐसे का इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। यूपीएससी ने खुद अपने नोटिफिकेशन में लिखा है कि ऐसे जिसमें आप लिख रहे हैं वो संक्षिप्त हो और स्पष्ट हो। आप ऐसे के जो मूल उद्देश्य हैं उससे हमेशा जुड़े रहें। तो यूपीएससी खुद ही कहता है कि आपका ऐसे इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अब आपको ऐसे में जो कि 250 मार्क्स का ऐसे होता है, इसमें आपको यह ध्यान रखना है, शब्द भी दिए हैं यूपीएससी ने कि 1000 से 1200 शब्द तक आप लिख सकते हैं। 1000 से 1200 शब्द बहुत ज्यादा नहीं है। यूपीएससी जो ऐसे देती है, अगर आप उसके डायमेंशन को एक्सप्लेन करने लगे तो बहुत ज्यादा हो सकता है, वो 1500 3000 शब्द भी लिख सकते हैं आप। लेकिन यूपीएससी कहती है कि आपको क्या करना है, संक्षिप्त तरीके से अपने मुद्दों को रखते हुए आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले कि इस संक्षिप्त करने के लिए हमारा जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीजों को जो ध्यान रखना है कि एक तरीका होता है कहानी से शुरू किया जाए, कहानी से प्रारंभ। दूसरा तरीका होता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। दूसरा तरीका होता है कि कोई स्टारलाइन फैक्ट। स्टारलाइन फैक्ट का मतलब होता है कि कोई चौंकाने वाला तथ्य बता दे, चौंकाने वाला तथ्य। ठीक है, या तीसरा होता है कि कोई निगेटिव मान्यता, कोई नकारात्मक मान्यता हो, निगेटिव मान्यता हो, मान्यता के खंडन के साथ शुरुआत। ठीक है, ये कुछ तरीके होते हैं जिससे कि आप ऐसे को शुरुआत कर सकते हैं। अब जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं
यहां पर एक ऐसे आपके सामने है, यह है कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अधिकार बढ़ने के साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि कहानी से प्रारंभ कर सकते हैं। कैसी कहानी भाई? अब आप सोचिए कि कोई एक ऐसी कहानी सोचिए जिसमें कि किसी व्यक्ति के पास अधिकार मिला और उसने अधिकारों का अनुपालन नहीं किया, तो समाज में, देश में, दुनिया में क्या व्यवस्था में परिवर्तन आया, क्या अव्यवस्था बढ़ी। अब आपका यहां से माइंड ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम शुरू हो जाना चाहिए। तो कहानी एक ऐसे लेकर के आना है। तो अब अगर मैं इसके बारे में मैं खुद से अगर सोचूं तो मुझे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिलता है महात्मा गांधी का, नेल्सन मंडेला का और हिटलर का। ठीक है, जैसे अगर हम नेल्सन मंडेला की बात करें तो नेल्सन मंडेला के जीवन की एक कहानी है कि आप सभी पढ़े ही होंगे कि वो लगभग 37-38 साल तक अंग्रेज सरकार ने उनको जेल में रखा, बहुत प्रताड़ित किया, पत्थर तुड़वाए। लेकिन वो जेल से जब निकले और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अंग्रेजों से बदला नहीं लिया। क्यों बदला नहीं लिया? क्योंकि जब वो इंडिविजुअल थे तो उनके पास ग्रेट पावर नहीं था, लेकिन जब वो सत्ता में आए, राष्ट्रपति बन गए, तो उनके पास ग्रेट पावर आ गया। तो वो ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के वैल्यू को समझते थे। वो जानते थे कि अगर उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाया और बदला लेना शुरू किया तो साउथ अफ्रीका टूट जाएगा, साउथ अफ्रीका बिगड़ जाएगा। और इसीलिए उन्होंने ब्लैक और व्हाइट दोनों के मेल कराने के लिए अनेक प्रयास किए। वहां रग्बी मैच कराया ताकि साउथ अफ्रीका में ब्लैक और व्हाइट दोनों मिल सके। अपने ऑफिस में व्हाइट लोगों को रखा, अपने सिक्योरिटी गार्ड में व्हाइट लोगों को रखा ताकि ब्लैक लोगों में धारणा बने कि जब हमारा राष्ट्रपति व्हाइट लोगों के साथ भेदभाव नहीं करता है तो हमें नहीं करना चाहिए। परिणाम क्या हुआ? विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह क्या है? यह एक फैक्ट है। ठीक है, यह फैक्ट आपको यहां पर एक इंपैक्ट क्रिएट करता है। और इंपैक्ट क्या है कि साउथ अफ्रीका पूरे अफ्रीका कंटिनेंट, पूरा अफ्रीका कंटिनेंट महाद्वीप का सबसे अधिक तेजी से विकसित होने वाला राष्ट्र बनकर के आगे आया। तो परिणाम क्या होगा? अगर आप अपने ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का अनुपालन करते हैं तो अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़ा, यह देखा हमने। अब दूसरा एक एग्जांपल है कि अगर इसको हम बदल दें और हिटलर तक पहुंच जाएं। हिटलर भी जर्मनी का चांसलर बना, ग्रेट पावर, लेकिन ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई। उसने क्या किया? यहूदियों का नरसंहार करना शुरू किया, यूरोप के अन्य देशों पर हमला करना शुरू किए। परिणाम क्या आया? रिजल्ट क्या आया? इंपैक्ट क्या पड़ा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, और इससे क्या हुआ? पूरे विश्व में हजारों लोगों की, सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो गई, मानवता को क्षति पहुंची। तो ऐसे कहानी के साथ एक ऐसे को शुरुआत किया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद पहले आप कहानी के साथ, स्टोरी के साथ शुरू करेंगे, स्टोरी लाइन के साथ। फिर ये एक फ्रेम को ध्यान से समझिएगा, इंट्रोडक्शन का फ्रेम है कि पहले किसी स्टोरी के साथ शुरुआत करें। ठीक है, फिर सेकंड पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में स्टोरी बताएंगे, फिर सेकंड पैराग्राफ में जो एसे दिया गया है उसके सामने क्या करेंगे? WH वर्ड लगा देंगे। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ऐसा आपको कहीं बताया नहीं गया होगा। एक कहानी आपने बता दिया, उस कहानी को एंड करके आपने लिखा कि ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई और किसी व्यक्ति ने ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का अनुपालन किया तो मानवता को लाभ हुआ, और किसी दूसरे ने अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का अनुपालन नहीं किया तो मानवता को नुकसान हुआ। अब आइए देखते हैं कि ग्रेट पावर से क्या तात्पर्य है। तो इसके लिए क्या करेंगे? WH वर्ड, मतलब कि यहां पर क्या लगा देंगे? क्या अधिकार बढ़ने के साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है? लिखेंगे पहला पैराग्राफ चेंज करके कि आइए इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। ठीक है,
और प्रश्न कहां से लाएंगे? WH वर्ड इसे के आगे लगा देंगे, प्रश्न बन जाएगा। अब इसको तोड़ तोड़ के भी बना सकते हैं। अधिकार क्या है? ठीक है, अधिकार क्या है। दूसरा कर सकते हैं उत्तरदायित्व क्या है। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न बना सकते हैं कि क्या अधिकार बढ़ने के साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, फिर प्रश्न बना सकते हैं क्यों अधिकार बढ़ने के साथ उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। ठीक है, कब अधिकार बढ़ने के साथ उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। तो ये 4-5 प्रश्न यहां पर लिखेंगे और फिर प्रश्न के लास्ट में लिखेंगे आइए क्रमवार इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं और उसके बाद पहला प्रश्न लिखेंगे और फिर उसका उत्तर बताते चले जाएंगे। तो यह एक तरीका हुआ, बहुत इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि आजकल यूपीएससी जिस तरीके से फिलोसफिकल ऐसे पूछ रहा है उसमें यही तरीका बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, एक दूसरा तरीका इसी के साथ आते हैं। दूसरा हमने कहा कोई चौंकाने वाला तथ्य बता करके। ठीक है, अब जैसे यही ऐसे है, सेम ऐसे है, इसको चौंकाने वाला तथ्य हम कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां देखिए, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो यह जरूर पढ़ा होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए थे। 1 करोड़ लोग मारे गए। ठीक है, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो शुरुआत कैसे करें? लिखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 करोड़ लोग मारे गए। 1 करोड़ लोग मारे गए तथा 2 करोड़ से अधिक लोग घायल हुए। 2 करोड़ से अधिक लोग घायल हुए। फिर उसके बाद तुरंत ऐसे के लाइन को रिपीट कर दीजिए। यह मानवता की सबसे बड़ी क्षति थी और इसका कारण था कि अधिकार प्राप्त लोगों ने अपने उत्तरदायित्व का सही निर्वहन नहीं किया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कोई एक चौंकाने वाला तथ्य बताया। सबको यह नहीं पता है कि प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड विश्व युद्ध में कितने लोग मारे गए। ठीक है, तो ऐसा चौंकाने वाला तथ्य जब आप बताएंगे तो सामने वाले को लगेगा कि अच्छा ये तो बड़ा अजीब बात कर रहा है, कुछ विशेष बात कर रहा है, आगे क्या कहता है, चलो सुनते हैं, चलो पढ़ते हैं। तो आपको अपने ऐसे में ऐसा फ्लो क्रिएट करना है और उसके लिए इंट्रोडक्शन इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, इतना प्रभावी होना चाहिए कि सामने वाले को प्रेरित करे आप कि वो आगे का पार्ट पढ़े। अब इतना लिखने के बाद कि कुछ अधिकार प्राप्त लोगों ने अपने उत्तरदायित्व का सही निर्वहन नहीं किया, परिणाम हुआ कि मानवता के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी बनकर के द्वितीय विश्व युद्ध आया। आइए अब उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि आइए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से इतिहास में क्षण रहे जब लोगों ने अधिकार बढ़ने के साथ उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया। फिर लिखिए कि हम यह भी जानेंगे कि कब ऐसा पल रहा या कब ऐसा समय रहा कि जब अधिकार बढ़ने के साथ उत्तरदायित्व का निर्वहन किया गया और यह मानवता के लिए वरदान बन के आया। ठीक है, तो यह एक ऐसी स्टारलाइन फैक्ट के साथ शुरुआत करी आपने और फिर उसको आगे जाकर के एक फ्लो दे दिया कि अब आगे आप क्या चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इसे की दूसरी शुरुआत ऐसी हो गई। अब आइए तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरा तरीका क्या है कि किसी निगेटिव मान्यता का खंडन करके। अब किसी निगेटिव मान्यता में आप लोगों के सामने 2 एग्जांपल हैं। एक आईएएस थी पूजा सिंघल, झारखंड कैडर की हैं, और इनका पूजा सिंघल का नाम
कोयला घोटाला में आया है और इनके यहां से ईडी के छापे में बहुत सारे ब्लैक मनी का पर्दाफाश हुआ। ठीक है, तो पूजा सिंघल आईएएस बनी, इनके अधिकार बढ़े, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने उत्तरदायित्व का, अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और अपने उत्तरदायित्व का अनुपालन नहीं किया। तो क्या हुआ इससे कि सिविल समाज, सिविल सेवा के प्रति एक नेगेटिव मान्यता समाज में आ गई कि जो आईएएस होते हैं वे लुटेरे होते हैं, वे भ्रष्टाचारी होते हैं। जबकि इसके विपरीत एक आईएएस हैं अशोक खेमका, नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा। ये झारखंड कैडर, सॉरी ये हरियाणा कैडर के आईएएस हैं। इनका एग्जाम्पल दिया जाता है ईमानदार आईएएस के तौर पे। तो इनका भी अधिकार बढ़ा, एक आईएएस के रूप में सेलेक्ट हुए और इन्होंने अपने उत्तरदायित्वों को समझा और सरकार तक, जो सरकार शासन व्यवस्था में लोग हैं, सरकार में है, उनसे भी पंगा लिया और डीएलएफ घोटाला का उजागर किया। इनको जीवन भर लगभग 52 प्लस 52 से ज्यादा बार इनको जीवन में ट्रांसफर झेलना पड़ा, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने अधिकार और उत्तरदायित्व को संतुलन के साथ निभाने में कोई कोताही नहीं करी। तो यह भी एक देश के लिए गौरव बन गए। तो ये दोनों फैक्ट बताइए कि कैसे पूजा सिंघल एक आईएएस बनकर के इन्होंने अपने उत्तरदायित्वों का अनुपालन नहीं किया और कैसे अशोक खेमका ने अपने उत्तरदायित्वों का अनुपालन करके और समाज में यह एक स्थापित करने में सफल रहे कि आईएएस ईमानदार भी होते हैं। इससे सिविल सेवकों के प्रति समाज में प्रतिष्ठा बढ़ी। तो यह कहानी बताइए, फिर बताइए, यह एक निगेटिव मान्यता हुई। निगेटिव मान्यता समाज में है कि सरकारी अधिकारी क्या होते हैं, भ्रष्ट होते हैं। तो ये दोनों घटनाएं बताइए और फिर बताइए, उसके बाद लिखिए कि समाज में एक नकारात्मक अवधारणा है, समाज में एक नकारात्मक अवधारणा है कि सरकारी अधिकारी अक्सर भ्रष्ट होते हैं। लेकिन अगर हम अशोक खेमका का उदाहरण देखते हैं तो अशोक खेमका के उदाहरण से स्पष्ट होता है कि सभी सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट नहीं होते हैं और यह सिस्टम ईमानदार लोगों के माध्यम से चलता है। अब इतना लिखने के बाद, यह कहानी बताने के बाद तुरंत पैराग्राफ चेंज कीजिए और फिर प्रश्न पूछना शुरू कर दीजिए कि आइए जानते हैं अधिकार क्या है और उत्तरदायित्व क्या है। क्या अधिकार बढ़ने के साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है? अब वही WH वाला कंसेप्ट लेकर के आइए। ठीक है, तो जितने प्रश्न बना सकते हैं आप उतने प्रश्न बनाइए और फिर बॉडी पार्ट में उन सारे प्रश्नों का उत्तर लिखना शुरू कर दीजिए। तो यह भी एक तरीका हुआ। तो इन तरीकों के साथ वर्तमान में जो यूपीएससी ऐसे पूछ रहा है, जो आप लोग कहते हैं फिलोसफिकल ऐसे, मैं कहता हूं उसको कि वो स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे हैं। तो उन ऐसे का आंसर लिखने का, उन ऐसे को एक्सप्लेन करने का ये 3 बहुत अच्छे तरीके होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको कि और बिगिन करने में, जैसे कि अगर आपने कोई व्यक्तिगत अपनी कहानी आपकी है, अब अपनी कहानी अगर ऐसी घटनाओं से लिंक होती है, आपके घर के आसपास ऐसी कोई कहानी है, तो वह भी बता सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत कहानी भी बता करके शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन बस ध्यान यह रखना होता है कि व्यक्तिगत कहानी बताते समय अपना नाम या अपने को स्वयं को लिखना नहीं होता है, यह मेरी कहानी है यह नहीं बताना होता है। बस यह कहानी बता देना होता है, किसी लड़के की कहानी। तो किसी लड़के का नाम लेकर के वह कहानी जो कि इससे लिंक होती है बताइए और उसके बाद फिर यह सारे प्रश्न पूछना शुरू कर दीजिए। तो ये तरीका होते हैं यूपीएससी के ऐसे को शुरू करने के लिए। ठीक है, बॉडी पार्ट में जाने का तरीका मैंने बता दिया है आपको कि जितने प्रश्न आप इसके आगे पूछ सकते हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर क्या, क्यों, कैसे करके बॉडी पार्ट के लिए आपको क्या करना है। बॉडी पार्ट के लिए कुछ तरीका होते हैं। पहला होता है 360 डिग्री अप्रोच। ठीक है, अब ये क्या होता है 360 डिग्री अप्रोच? इसी को सब्जेक्ट वाइज अप्रोच भी कहते हैं। सब्जेक्ट वाइज अप्रोच, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच का मतलब है कि यूपीएससी का सिलेबस आप लोगों ने पढ़ा है। यूपीएससी के जीएस के सिलेबस में जितने सब्जेक्ट हैं सीक्वेंस के क्रम में, उन सारे सीक्वेंस को आप ऐसे में डाल दीजिए। जैसे जीएस पेपर 1 में सबसे पहले हिस्ट्री आता है। ठीक है, तो इस घटना का, इस ऐसे का
ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है? क्या इतिहास में ऐसी कोई घटना हुई है जिसको कि लेकर के कहा जा सकता है कि अधिकार बढ़ने के साथ व्यक्ति ने उत्तरदायित्व का अनुपालन किया और किसी व्यक्ति ने उत्तरदायित्व का अनुपालन नहीं किया? तो इतिहास में ऐसी घटनाएं हैं। रावण का अधिकार बढ़ा, उसने अनुपालन नहीं किया, लंका का पतन हो गया। राम का अधिकार बढ़ा, जब वो सेना के प्रधान हुए तो उन्होंने लंका स्वयं नहीं रखी, विभीषण को दे दी। ठीक है। दुर्योधन का अधिकार बढ़ा, दुर्योधन ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, पूरा कुल का विनाश हो गया। पांडवों के पास अधिकार बढ़ा क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी सेना उनकी इकट्ठी हुई, उन्होंने नैतिकता के साथ धर्म के विजय को आगे बढ़ाया, साम्राज्य प्राप्त हुआ। ठीक है। उसी तरीके से बहुत सारे, बुद्ध के पास अधिकार था, बुद्ध बड़े राजा कुल में थे भी, और साथ ही जब वो बड़े संत हुए तो समाज में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ी उनकी। उन्होंने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया और समाज में नैतिकता की स्थापना का प्रयास किया। ठीक है। अंगुलीमाल जैसे डाकू को एक मानवीयता, मानव के साथ जोड़ने का, उसे नैतिक बनाने का प्रयास किया। जबकि इसके विपरीत जब स्टालिन को पावर मिला, स्टालिन जब यूएसएसआर का राष्ट्रपति बना तो उसने वहां लगभग 5 लाख किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया। जब मुसोलिनी इटली का चांसलर बनता है तो वह इटली में सैकड़ों हत्याएं करवाता है। तो पावर मिला, ये ऐतिहासिक घटनाएं हो गई। तो आप बॉडी पार्ट में पहले क्या करेंगे? हिस्टोरिकल जो घटनाएं होती हैं, चाहे वो एंशिएंट में हो, मिडिवल में हो, मॉडर्न में हो, ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के साथ ऐसे को कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा पार्ट आता है पॉलिटिकल। ठीक है। वैसे यूपीएससी का ऐसे जो जीएस का पेपर है उसमें हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी आता है। ठीक है। फिर सोसाइटी आता है। अब ये सारे जो टर्म्स हैं, सोसाइटी हो गया, उसके बाद आईआर हो गया, उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, तो ऐसे करके, और फिर इथिक्स है। इथिक्स, इन सारे सिलेबस में जाकर के कोई पॉलिटिकल घटना ऐसी है वर्तमान में जहां पर कि आप दिखा सकें कि कैसे किसी व्यक्ति को पॉलिटिकल पावर मिला और उसने अपने उत्तरदायित्वों का अनुपालन किया और किसी दूसरे व्यक्ति ने उसका अनुपालन नहीं किया, दोनों का परिणाम भी बताइए। ठीक है। फिर सोसाइटी, समाज में क्या कोई ऐसी घटना हुई? फिर उसके बाद आईआर में विश्व व्यवस्था जो वर्तमान में है उसको देखिए। चाइना का अधिकार बढ़ा, चाइना का पावर बढ़ा, चाइना आज विश्व व्यवस्था को, चाइना जो यूनाइटेड नेशन के आदेश होते हैं उनको अनुपालित नहीं करता है। जबकि भारत आज लगभग ग्लोबल साउथ का नेता माना जाता है। भारत ने किसी देश पर हमला नहीं किया। भारत आज भी विश्व व्यवस्था को कहता है कि नियम आधारित विश्व व्यवस्था का अनुपालन होना चाहिए। तो भारत ने अनुपालन किया तो भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी, चाइना ने अनुपालन नहीं किया तो चाइना की प्रतिष्ठा कम हुई। तो ये आईआर में बता सकते हैं। उसी तरीके से एथिक्स में कोई नैतिक कहानी लेकर के आइए, कोई नैतिक घटना लेकर के आइए। तो ये जो सिलेबस वाइज अप्रोच है, इसी को 360 डिग्री अप्रोच भी कहते हैं कि आप 360 तरीके से, बहुआयामी तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कर दें। ठीक है। पर्यावरण, ये एग्जांपल ले सकते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में क्या हुआ? लोगों के पास, मानव के पास अधिकार बढ़ा, शक्ति बढ़ी, मानव ने वैज्ञानिक प्रगति की उत्थान किया और मानव ने क्या किया? अपने कर्तव्यों का अनुपालन नहीं किया, पर्यावरण का शोषण किया। परिणाम क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। वैश्विक तापन हो रहा है। आज नदियां सूखने के कगार पर हैं। आज बहुत सारी प्रजातियां, ग्लोबल स्तर पर बहुत सारी ऐसी जीवों की प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। मानव ने अपने अधिकार का उचित निर्वहन नहीं किया तो क्या हुआ कि संपूर्ण विश्व से बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। आज मानव के अस्तित्व पर स्वयं संकट है। तो ये सारे जो यूपीएससी के सिलेबस में जितने सिलेबस मेंशन किए गए हैं उन सभी अप्रोच को लेकर के एक्सप्लेन कर देंगे। जितना चाहे उतना बॉडी पार्ट के कंसेप्ट बन सकते हैं आपके। ठीक है। तो बॉडी पार्ट में, लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि बॉडी पार्ट में आगे जाते समय आप ये जरूर ध्यान रखें कि आपके पास 1000 वर्ड है या 1200 वर्ड है, तो 1200 वर्ड है तो आपका जो बॉडी पार्ट होगा ऐसे में आपको 150 वर्ड्स यूज करने हैं लगभग इंट्रोडक्शन में, सॉरी इंट्रो में। और बॉडी पार्ट में कितने वर्ड आपके पास आते हैं? तो बॉडी पार्ट में लगभग आप 700 वर्ड यूज कर सकते हैं। तो 700 वर्ड का मतलब है कि अगर आप एक पेज में 100 शब्द लिखते हैं तो उसी के अनुपात में आप 700 मतलब 7 पेज लिख सकते हैं।
तो सारी घटनाएं सारे परिप्रेक्ष्य में नहीं बतानी है, अपने वर्ड लिमिट को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। ऐतिहासिक बता दिया, पर्यावरणीय बता दिया, सामाजिक बता दिया, राजनीतिक बता दिया। अब लग रहा है कि हाँ हमारे कंटेंट पूरे हो गए हैं तो फिर छोड़ दिया बाकी। ठीक है, उसके बाद अगला चरण आता है कि अब ऐसे को इंड कैसे किया जाए। ठीक है, मतलब उसको कंक्लूड कैसे किया जाए। ठीक है, कंक्लूड करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि जो इंट्रोडक्शन का एंड लाइन होता है और जो कंक्लूजन का स्टार शुरुआत लाइन होता है, इंट्रो का अंतिम लाइन और निष्कर्ष का प्रारंभ दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। जुड़े होने चाहिए कैसे? जैसे आपने जब इंट्रोडक्शन लिख रहे थे तो आपने इंड किया कि उत्तरदायित्व बढ़ने से, अधिकार बढ़ने से उत्तरदायित्व बढ़ जाता है, और तुरंत जब आप निष्कर्ष लिख रहे हैं तो उसके साथ शुरुआत कीजिए कि हमने देखा कि अधिकार बढ़ने के साथ उत्तरदायित्व बढ़ जाता है, और यह हमने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, नैतिक बहुआयामी तरीके से देख लिया। इन सभी स्तर पर हमने एक बात जान लिया कि जब जब अधिकार बढ़ने के साथ उत्तरदायित्व का अनुपालन नहीं होता है तो वह देश, काल, व्यक्ति, परिस्थिति, समाज सबके लिए विनाशकारी होता है, और जब जब अधिकार बढ़ने के साथ उत्तरदायित्व का अनुपालन होता है तो यह मानवता, व्यक्ति, समाज, देश, विश्व व्यवस्था के लिए सकारात्मक होता है। भविष्य में भी इंसान को यह सीख लेनी चाहिए कि अपने अधिकारों के साथ बढ़ते हुए दायित्वों को उचित तरीके से अनुपालित करना चाहिए। इसे हम किसी पंक्ति, कोई एक, अगर आपके पास कोई कविता हो तो इस कविता के माध्यम से समझ सकते हैं, और उसके बाद वह कविता लिख करके या कोई शायरी लिख करके या कोई कोटेशन लिख करके, जैसे सर्वो भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ठीक है, या वसुधैव कुटुम्बकम, ऐसी लाइन लिख करके एंड कर दीजिए। ठीक है, तो निष्कर्ष में हमेशा ये ध्यान रखना है कि निष्कर्ष आपका हमेशा इंट्रोडक्शन के अंतिम लाइन से जुड़ा होना चाहिए, और उसमें इफेक्टिव बनाने के लिए आप कोई कोट यूज कर लें, कोई कविता यूज कर लें, या फिर कोई ऐसी बातें जो कि लोगों को आश्चर्यचकित करे, ऐसा एंड करें। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए कि इंट्रोडक्शन कितना अच्छा हुआ, बॉडी पार्ट कितना अच्छा हुआ, यह तभी प्रभावी होगा जब कंक्लूजन भी उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि जब आप लास्ट किसी बात को पढ़ रहे होते हैं और वह लास्ट कमजोर होता है तो आदमी उसी समय उसी के आधार पर आपका आकलन करता है। तो कंक्लूजन हमेशा बहुत ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, और यह कंक्लूजन लगना चाहिए कि यह कंक्लूजन है, आपने जो सारी बातें लिखी है उसको अब आप समेट रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने जान ली कि एक एसे में लिखना कैसे है। कुछ चीजें और भी जान लेते हैं कि एक एसे को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला कि आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत है। न्यूज़पेपर पढ़ने से ही आपका फ्लो मजबूत होता है, भाषा शैली मजबूत होती है। साथ ही न्यूज़पेपर में बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती हैं जो आपके एसे के लिए कंटेंट के रूप में आती हैं। ठीक है, ये न्यूज़पेपर में आपके बहुत सारे तथ्य होते हैं, कोट होते हैं, ठीक है, कोटेशंस होते हैं जो आपको काम आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है? न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर से जो तथ्य मिल रहे हैं, जो कोट मिल रहे हैं, उनको अपनी एक डायरी बना करके उसमें लिखते रहना है। ठीक है, तो ये काम लगातार करना है। दूसरा कि बहुत सारे, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम एक मान्यता बना करके चलते हैं कि हमारा अगर जीएस तैयार है तो ऐसे तैयार है। इस मान्यता को खंडित कीजिए। कभी भी जीएस का तैयार होना संपूर्ण ऐसे का तैयार होना नहीं होता है। तो ऐसे में सिर्फ जीएस की किताबें पढ़ करके आप एक अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए
अगर टाइम मिल रहा है तो कुछ नॉन फिक्शनल किताबें, कुछ महान लोगों की जीवनी भी पढ़ने की आदत डालिए, ठीक है। जैसे गांधी के सत्य के प्रयोग, ठीक है। सत्य के प्रयोग को अगर आप पढ़ते हैं तो इससे आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपके ऐसे के लिए बहुत अच्छी एग्जाम्पल भी हो सकती हैं। साथ ही आप खुद भी मैच्योर होंगे कि लिखना कैसे है, एक व्यक्ति की मानसिकता कैसी होनी चाहिए। तो ये जब नॉन फिक्शनल बुक पढ़ेंगे आप, तो यह आपको एक अच्छा फ्लो लिखने के लिए सिखा देगा। तो ये नॉन फिक्शनल बुक पढ़ना शुरू कीजिए। तो ये 3 काम कीजिए कि आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, वहां से अगर कुछ कोटेशन मिलते हैं, कुछ कहानियां मिलती हैं तो उसको अपने डायरी में लिखिए। दूसरा, जब मौका मिलता है तो नॉन फिक्शनल बुक्स जैसे सत्य के प्रयोग टाइप की ऐसी किताबें, किसी महापुरुष की जीवनी हो तो उसको भी पढ़ने की हैबिट जरूर डालिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने एसे के लिए फैक्ट जुटा सकते हैं, अपने एसे की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं और एक अच्छा एसे लिख सकते हैं। हमारा प्रयास लगातार है कि हम आपके जो मेंस की तैयारी में आने वाली समस्याएं हैं उनको लेकर के लगातार हम वीडियो बना रहे हैं और आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। पिंड कमेंट में आपको एक वीडियो का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा जिसमें बच्चों के तैयारी के दौरान और मेंस की तैयारी के दौरान जो समस्याएं आती हैं उनको लेकर के एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उस पर भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी, तो वहां जाकर के आप देख सकते हैं। एक बात और कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी एसे की गुणवत्ता और बेहतर हो तो निर्माण आईएएस इसके लिए एक निःशुल्क पहल कर रहा है। और वो पहल ये है कि हम आपको एक एसे, ये जो एसे है कि बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरीली बेस्ट फॉर सोसाइटी। किसी व्यक्ति के लिए जो अच्छा है जरूरी नहीं है कि वह समाज के लिए भी अच्छा हो। इस एसे को लिख करके निर्माण आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे उसको अपलोड कर सकते हैं, हम लोग उसको रिव्यू करके और फिर आपको आपकी कॉपी दे देंगे। तो यह प्रयास भी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप करिए, क्योंकि इससे आपकी एसे की गुणवत्ता हमारे साथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप लोग जरूर इसको लिखिए, ठीक है। और लगातार निर्माण आईएएस के इस चैनल पे अपनी बढ़त बनाए रखें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।